मेरे फोन में अचानक एक ऐप आ गया है, लाखों का कैशबैक शॉपिंग ऐप, जिसमें सिर्फ लग्जरी कारें और बंगले हैं और सब कुछ सिर्फ एक पैसे में। मैंने अपने बैंक बैलेंस को देखा और सोच में पड़ गया। आजकल स्कैमर भी कोई हद होती है, एक पैसे का भी फजीवाड़ा। जैसे ही मैं ऐप से बाहर निकलने वाला था, गलती से खरीदे बटन दब गया। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक खरीदा लिमिटेड एडिशन पोर्श 911 GT कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार। क्या बकवास है, मैंने पासवर्ड भी नहीं डाला और लेन देन सफल हो गया। कहीं मेरा फोन वायरस तो नहीं हो गया। डिलीवर हो गया। डिलीवर क्या हुआ बे? कहाँ है? कौन है? नमस्ते, आपका कुरियर डिलीवरी के लिए आया है। तो क्या वो ऐप स्कैम नहीं था? सच में? ये सच में है। ओहो, मैं तो अमीर बन गया। मतलब ये सामान रोज बदलता है। डिलीवरी में 20 मिनट लगेंगे। ये तो पोर्श से भी ज्यादा वक्त है। थोड़ा ज्यादा ही समय लग रहा है। बस पता नहीं ये बंगला कैसे डिलीवर होगा। पहले कार देखने चलते हैं। अरे क्या हुआ? ये तो मर्सिडीज है, बहुत जोर से रगड़ लगी है। मर्सिडीज की तो पूरी पेंट उखड़ गई और ये तो मर्सिडीज जी क्लास है। ये तो लाखों का नुकसान हो गया। ऐसी महंगी कार, मेरी 6 महीने की सैलरी भी इसकी मरम्मत के लिए काफी नहीं होगी। पता नहीं कौन बदकिस्मत है जिसने मर्सिडीज से टक्कर मारी। हाँ रुको, मर्सिडीज ने टक्कर मारी है, उसकी जिम्मेदारी है। खत्म, सब खत्म हो गया। मैं ये कार का मुआवजा नहीं दे सकता। अरे ये तो पॉश है ना। तुम्हारी मर्सिडीज महंगी है, फिर मुआवजा क्यों नहीं देते? हाँ, ये पॉश भी तो बस 20 से 25 लाख की ही होगी। बस पीछे से थोड़ा सा रगड़ लगा है, नई पेंट करवा दो। तुम लोग क्या जानो, ये कोई आम पॉश नहीं है। ये पॉश 911 GT 198 है। ये दुनिया में एक ही है, मुंबई में 8 करोड़ की है। अगर इसकी पेंट खराब हुई तो इसे मुंबई भेजकर ही रिपेयर करवाना पड़ेगा। इस पूरे झंझट में बिना 50 से 60 लाख के तो बात बनने वाली नहीं। अंकल, इस गाड़ी के लिए आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं। भाई मजाक मत करो, ये गाड़ी तो तुम्हारी है ही नहीं। हाँ हाँ बेटा, तुम तो मालिक हो ही नहीं, तो बेवजह का ड्रामा मत करो। खुद की औकात तो देखो पहले, और दूसरों के मामले में टांग अड़ा रहे हो। ये भाई साहब, चिंता मत करो, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। अब बस तुम अपनी गाड़ी हटा लो। जी हाँ। वाह, पोर्श है ही ऐसी। पता नहीं ये ईस्ट साइड 1 का विला कैसे डिलीवर होगा। हेलो, ईस्ट साइड 1 सेल्स ऑफिस। क्या आप मिस्टर ये हैं? आपके द्वारा खरीदे गए ईस्ट साइड 1 विला का प्रॉपर्टी पेपर आ गया है। आप कब समय निकालकर आकर इसे ले सकते हैं? ठीक है, समझ गया। मैं अभी आता हूँ। जी सर, आपका इंतजार रहेगा। मैनेजर सोंग ने मिस्टर ये से संपर्क कर लिया। मिस्टर ये सामने आ गए हैं, वही जिन्होंने किंग ऑफ द प्रोजेक्ट खरीदा है। हे भगवान, वही जिन्होंने 60 करोड़ में किंग ऑफ द प्रोजेक्ट खरीदा। क्या वो आखिरकार आ रहे हैं? मिस्टर ये से बात हो गई, जल्दी बताओ, वो अभी कहाँ है? मैंने मिस्टर ये से बात की है, वह थोड़ी देर में आ रहे हैं। सुनो, तुम सब थोड़ी स्मार्टनेस दिखाना। वो रहस्यमय मिस्टर ये अब आने वाले हैं। याद रखना, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम सबकी खैर नहीं। सर,
नमस्ते, आप ही क्या मदद कर सकते हैं? छोटी ली, मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्या? आज हर किसी को रिसीव नहीं करना है। कौन कौन? बस बंद करो। कौन कौन क्या? अभी तो मैनेजर सोम ने खास तौर पर हिदायत दी है, अगर मिस्टर ये आ गए और यहाँ कोई फालतू आदमी मौजूद रहा तो उनका पहला इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ये जिम्मेदारी तुम उठा पाओगी? हाँ, माफ कीजिएगा। अगर आप घर खरीदने नहीं आए हैं तो कृपया तुरंत बाहर चले जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बस देखने नहीं आ सकता? और तुम्हारी सेल्स टीम का यही रवैया है? यहाँ हर कोई बस देखने नहीं आ सकता। हमारे यहाँ के घर बस ऐसे ही कोई एक करोड़ों के हैं। तुम्हारी ये गरीबी देखो। 10 जन ले लो फिर भी एक फ्लैट नहीं खरीद पाओगे। अगर घर नहीं खरीदना है तो यहाँ इधर उधर मत घूमो, तुरंत बाहर निकलो। ऐसे लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं। मिस्टर ये, नमस्ते, क्या आप पहुंच गए हैं? हाँ, मैं अभी आपके सेल्स ऑफिस के लॉबी में हूँ, पर लगता है आपकी यहाँ की सेल्स टीम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। यहाँ तक कि किसी ने मुझे बाहर निकलने को कहा है। क्या? ऐसा कैसे? मिस्टर ये, कृपया थोड़ा रुकिए, मैं और मैनेजर अभी आते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती है? हम देखते हैं ये लड़का कितना ढोंग करता है। आज देखते हैं तुम किसे बुला पाते हो। लियाओ यिंगिंग, तुम क्या कर रही हो? लियाओ यिंगिंग चौंक गई। मैनेजर सोंग का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। गर्दन अकड़ाकर बोली, मैनेजर सोंग, आप आए ठीक ही है। ये लड़का तो साफ दिख रहा है ऐसी ही और स्नैक्स के लिए आया है। मैं इसे बाहर भगा रही थी ताकि हमारे असली क्लाइंट को परेशानी न हो। वो बोलती गई और अपनी ठुड्डी से मेरी तरफ इशारा कर दिया। उसकी आंखों में तिरस्कार कम नहीं हुआ था। आसपास के सेल्स पर्सन और स्टाफ इकट्ठा हो गए। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ मजा ले रहे थे और कुछ छोटी ली को इशारे कर रहे थे कि वो दखल न दे। आखिरकार लियाओ यिंगिंग सेल्स हेड थी, कोई उससे पंगा लेना नहीं चाहता था। छोटी ली वही खड़ी रही, चेहरा सफेद, कुछ बोलना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। मैनेजर सो कांप रहे थे गुस्से से। वो लियाओ यिंगिंग के सामने पहुंचे और उसकी नाक के सामने उंगली करके चिल्लाए, ऐसी स्नैक्स? लियाओ यिंगिंग, तुम्हें पता है तुम्हारे सामने खड़े ये शख्स कौन है? तू एक बार फिर से वही बात दोहरा दे, देखो तुम्हें कितनी हिम्मत है। लियाओ यिंगिंग सोंग मैनेजर की प्रतिक्रिया देखकर सन्न रह गई। वो सोंग मैनेजर के साथ कई सालों से काम कर रही थी, पहले कभी उन्हें इतना गुस्से में नहीं देखा था, चाहे पहले करोड़ों के ग्राहक का गलत स्वागत कर दिया हो। सोंग मैनेजर बस हल्के से टोक देते थे, कभी इतना भड़के नहीं थे। उसके मन में शंका हुई, लेकिन जुबान अभी भी नहीं मान रही थी। सर, इतना भी क्या? हमारे यहाँ के फ्लैट्स में सबसे सस्ता फ्लैट भी करोड़ों में है। इस आदमी के पूरे कपड़े जोड़ लो, 100 रुपए भी नहीं लगते। ये फोटो खिंचवाने और नजरों में चढ़ने आया है। और क्या? चुप रहो। सोंग मैनेजर ने गरजते हुए उसे टोका। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि लग रहा था वो उसे जला देंगे। कल से मैं बार बार कह रहा था, आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीआईपी आने वाले हैं। तुम सबको पूरी तैयारी रखनी थी, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने हो, उनका सम्मान से स्वागत करना था। जरा सी भी लापरवाही नहीं। लियाओ यिंगिंग चौंक गई। क्या ये गरीब सा दिखने वाला लड़का वही महत्वपूर्ण वीआईपी है जिसकी सोंग मैनेजर बात कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर, आप मजाक कर रहे हैं। ये वीआईपी कैसे हो सकता है? आपको कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई? सोंग मैनेजर ने उससे और बहस नहीं की और मेरी तरफ मुड़े। अभी का गुस्सा एकदम गायब हो गया। उनके चेहरे पर अत्यंत सम्मान भरी मुस्कान आ गई। मिस्टर ये, माफ कीजिएगा, बहुत माफ कीजिएगा, मेरी ही गलती है। मेरे स्टाफ ने आपका अपमान कर दिया। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया इस नीच आदमी पर ध्यान न दें। ये दृश्य देखकर पूरी सेल्स गैलरी में सन्नाटा छा गया। सभी सेल्स स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके मुंह इतने खुले के अंडा आ सकता था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, वो व्यक्ति जिसे लियाओ यिंगिंग ने गरीब कहकर अपमानित किया था, यही वो शख्स है जिन्होंने 600 करोड़ में किंग ऑफ द प्रोजेक्ट खरीदा। लियाओ यिंगिंग तो जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसके पैर लड़खड़ा गए, वो लगभग जमीन पर गिर ही पड़ी। मिस्टर ये, आप सच में मिस्टर ये हैं? मैंने उसकी तरफ एक नजर देखा। मैंने शांति से कहा, मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे सेल्स ऑफिस की सर्विस वाकई बहुत खराब है। ये साधारण सा वाक्य एक अदृश्य चाकू की तरह था जो सोंग मैनेजर के पूरे बदन में चुभ गया और लियाओ यिंगिंग को पूरी तरह घबरा दिया। वो फर्श पर गिरकर घुटनों के बल बैठ गई, गिड़गिड़ाते हुए, मिस्टर ये, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपकी कदर नहीं की, मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था।
कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी। मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं, ये नौकरी ही मेरा सहारा है। कृपया सोंग मैनेजर से मेरी नौकरी न छुड़वाइए। लियाओ यिंगिंग का अभी का अकड़ और घमंड गायब हो चुका था। अब बस भीड़ और डर बचा है। सब ये दृश्य देख रहे हैं, किसी को भी दया नहीं आ रही, बल्कि सब मन ही मन खुश है। वैसे भी लियाओ यिंगिंग सेल्स ऑफिस में हमेशा रौब झाड़ती रहती थी, नए लोगों को तंग करती, कमीशन हड़प लेती, सबका दिल भरा हुआ था। आखिरकार आज उसकी खैर नहीं। मैनेजर सोंग देखकर और भी घबरा गया। डर रहा था कि कहीं लियाओ यिंगिंग की वजह से मैं नाराज न हो जाऊं और आगे की प्रक्रिया प्रभावित न हो। फौरन सिक्योरिटी गार्ड से बोला, जल्दी से इसे यहाँ से हटाओ। श्री ये की आंखों के सामने से अभी से लियाओ यिंगिंग को नौकरी से निकाला गया है, कभी वापस नहीं लिया जाएगा। दोनों गार्ड तुरंत आगे बढ़े। अभी भी गिड़गिड़ा रही लियाओ यिंगिंग को पकड़ लिया और जबरदस्ती बाहर खींच ले गए। लियाओ यिंगिंग के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज दूर होती गई। आखिरकार सेल्स ऑफिस के दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। मैनेजर सोंग तुरंत एक गिलास पानी लेकर आया, अदब से झुककर। श्री ये बहुत माफी चाहता हूँ, पहले पानी पी लीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं अभी आपको प्रॉपर्टी के कागजात बनवाने ले चलता हूँ। सारी प्रक्रिया पहले से तैयार है, आपको एक कदम भी ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। मैंने गिलास ले लिया, हल्के से सिर हिलाया। चलो। मैनेजर सोंग तुरंत आगे आगे चलने लगा। चलते चलते सावधानी से बताने लगा, श्री आपने जो ये किंग ऑफ द प्रोजेक्ट फ्लैट खरीदा है, वो हमारे ईस्ट साइड 1 प्रोजेक्ट का सबसे टॉप मॉडल है। कुल एरिया 1200 वर्ग मीटर है। प्राइवेट गार्डन, स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड पार्किंग, साथ ही डेडिकेटेड प्राइवेट बटलर और सिक्योरिटी टीम भी है। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, बस एक फोन करें, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। पास खड़ी शाओली भी तुरंत पीछे आ गई, चेहरे पर थोड़ी घबराहट और शर्म। धीरे से बोली, श्री अभी माफ कीजिएगा, मैं मैनेजर लियाओ को रोक नहीं पाई। मैंने उसकी तरफ देखा, वो साधारण ऑफिस ड्रेस पहने थी, हल्का मेकअप, नजरें साफ। लियाओ यिंगिंग जैसी घमंडी और चापलूसी नहीं दूसरे सेल्स पर्सन जैसी जबरदस्ती की चाटुकारिता, बिल्कुल सच्ची और सीधी लग रही थी। मैंने हल्का सिर हिलाया, आवाज थोड़ी नरम हो गई। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने अच्छा किया, बस इतना सा वाक्य। शाओली की आंखें तुरंत चमक उठी। आसपास की दूसरी सेल्स गर्ल्स ने ये सब देखा। उनकी नजरों में सिर्फ जलन और पछतावा था। अभी तो उनके पास भी मौका था मुझे अटेंड करने का, लेकिन मेरे कपड़े देखकर उन्होंने दूर ही रहना चुना। अब देखो, इतने बड़े मौके को हाथ से जाने दिया। हम दूसरी मंजिल के वीआईपी लाउंज में पहुंचे। जनरल मैनेजर ने तुरंत शाओली को चाय देने को कहा। फिर अपने ब्रीफकेस से पहले से तैयार प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट निकाले। प्रॉपर्टी डीड निकाली। खरीदारी अनुबंध और कागजात मेरे सामने रखे गए हैं। श्री ये सभी दस्तावेज तैयार हैं, बस आपको यहाँ हस्ताक्षर करने हैं और ये बंगला पूरी तरह से आपका हो जाएगा। मैनेजर सोंग ने एक महंगी कलम पेश की, आदर भाव बरकरार। मैंने कलम उठाई और फाइलों को जल्दी से देखा। सब कुछ ठीक पाकर मैंने निर्धारित जगह पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरे हस्ताक्षर देखते ही जनरल मैनेजर ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता दूर होने की मुस्कान आई। श्री बधाई हो, अब से ईस्ट साइड 1 का किंग ऑफ प्रोजेक्ट विला आपका है। हम आपके लिए पानी, बिजली और अन्य कनेक्शनों का इंतजाम करेंगे। आप कभी भी रहने आ सकते हैं। तभी वीआईपी लाउंज का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया, पीछे 2 बॉडीगार्ड। उसकी शक्ल में घमंड था, नजरों में तिरस्कार। उसने सबको देखा, फिर मैनेजर सोंग पर नजर टिकाई। मैनेजर सोंग, मैंने जो व्यू अपार्टमेंट बुक किया था, उसके कागजात कैसे चल रहे हैं? मैनेजर सोंग तुरंत खड़ा हुआ, चेहरे पर मुस्कान चिपकाते हुए बोला, बॉस झांग, आप आ गए। कागजात लगभग तैयार है, बस हस्ताक्षर बाकी है। ये बॉस झांग इलाके का जाना माना बिजनेसमैन था। थोड़े पैसे के दम पर प्रॉपर्टी ऑफिस में धौंस जमाता। मैनेजर सोंग भी उससे थोड़ा डरता था। बॉस झांग ने मैनेजर सोंग की ओर देखा, अवमानना से स्नॉट किया, फिर नजर मुझ पर पड़ी। मेरे सस्ते कपड़े देखकर और वीआईपी लाउंज के मुख्य सीट पर बैठा देखकर वो तुरंत भौहें चढ़ाकर बोला, मैनेजर सोंग, ये कौन है? क्या अब तुम्हारे प्रॉपर्टी ऑफिस में कोई भी आवारा वीआईपी लाउंज में आ सकता है? वो बोलता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, ऊपर से नीचे देखते हुए। उसकी नजरों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। अरे छोकरे, ये तेरी जगह नहीं है, निकल यहाँ से। मेरे काम में दखल मत दो, नहीं तो मैं तुझे इस शहर में रहने नहीं दूंगा। आसपास के लोग सांस रोके खड़े थे। मैनेजर सोंग परेशान दिख रहा था। एक तरफ करोड़ों की संपत्ति वाला बॉस झांग, 600 करोड़ के किंग ऑफ द प्रोजेक्ट खरीदार रहस्यमय श्री, वो बीच में फंसा था दुविधा में। मैंने धीरे से सिर उठाया, बॉस झांग को देखा। मेरा चेहरा शांत था। तू क्या चीज है जो मुझे हटाने की हिम्मत कर रहा है? ये सुनते ही पूरा वीआईपी लाउंज सन्नाटे में डूब गया। बॉस झांग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी आंखों में आग दहक उठी। क्या कहा तूने? दोबारा कह। लगता है जीने से तंग आ गया है। मानता है कि नहीं? अभी बाहर खींचकर फेंक दूंगा तुझे, तोड़ दूंगा तेरी टांगे। उसके पीछे के दोनों बॉडीगार्ड एक कदम आगे बढ़े। उसकी नजरें मुझ पर गड़ी थी।
जैसे किसी भी पल हमला करने को तैयार। मैनेजर सोंग तुरंत आगे बढ़े, सावधानी से समझाते हुए बोले, बॉस झांग, कृपया शांत हो जाइए। ये श्रीमान ये है, ये हमारे सेल्स ऑफिस के सबसे महत्वपूर्ण वीआईपी गेस्ट है। बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। वीआईपी गेस्ट? बॉस झांग ने हंसी उड़ाई। उसकी नजरों में और भी ज्यादा तिरस्कार था। ये मैनेजर सोंग, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे तो लगता है ये लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बॉस झांग, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये श्रीमान ईस्ट साइड 1 प्रोजेक्ट के किंग ऑफ प्रोजेक्ट के मालिक हैं। उन्होंने अभी 600 करोड़ रुपए देकर हमारी सबसे शानदार विला खरीदी है। क्या? बॉस झांग जैसे बिजली का झटका लगा। वो वही जड़ होकर रह गया। अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था, होंठ कांप रहे थे। तुमने 600 करोड़ में किंग ऑफ द प्रोजेक्ट खरीदा? बस एक साधारण सी नजर उस पर डाली। वो नजर ऐसी थी जैसे किसी मस्खरे को देख रहे हो। बॉस झांग का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लाल से सफेद पड़ गया, शर्म से पानी पानी हो गया। ये साहब, माफ कीजिए। बॉस झांग ने तुरंत अपना अहंकार छोड़ दिया। चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लाकर बिल्कुल विनम्र स्वर में बोला, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। कृपया दया करें, मुझे इस बार माफ कर दे। मैंने शांत स्वर में कहा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। जी, मैं अभी जा रहा हूँ। बॉस झांग ने झुक झुक कर सिर हिलाया। एक पल की भी हिचकिचाहट किए बिना मुड़कर भागने लगा। भागते समय इतना घबराया हुआ था कि लगभग गिर ही पड़ा। बड़ी शर्मनाक हालत थी। सारे कागजात पूरे होने के बाद मैनेजर सोंग ने सावधानी से प्रॉपर्टी पेपर मेरी तरफ बढ़ाया। श्रीमान, ये आपकी प्रॉपर्टी के कागजात हैं। हमने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। ये एक कस्टमाइज्ड मेबैक है। उसकी चाबी आपकी पॉश कार में ही रख दी गई है। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। आशा है आपको पसंद आएगी। मैंने कागजात लेकर देखे और बिना कुछ कहे जेब में रख लिए। अब मेरे लिए 600 करोड़ की विला या एक कस्टम मेबैक, कोई बड़ी बात नहीं रह गई थी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मैंने बस सिर हिला दिया। श्रीमान, क्या मैं आपको विला दिखाऊं? आपकी विला पूरी तरह से तैयार है। सारा फर्नीचर और उपकरण टॉप ब्रांड के हैं। आप कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। मैनेजर सोंग तुरंत आगे चलने लगे। हमने प्राइवेट लिफ्ट लेकर विला की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। मैनेजर सोंग ने तुरंत आगे रास्ता दिखाया। हमने प्राइवेट लिफ्ट लेकर विला के शीर्ष तल पर पहुंचे। किंग ऑफ द प्रोजेक्ट नाम ही काफी है। दरवाजा खोलते ही सबकी आंखें चौंधिया गई। विशाल लिविंग रूम, फ्लोर टू सीलिंग विंडो से शहर का बेहतरीन नजारा, दूर हरी भरी पहाड़ियां, पास में झील, सब कुछ नजर आ रहा था। लिविंग रूम में टॉप क्वालिटी लेदर सोफा, क्रिस्टल टेबल, दीवार पर एक कीमती पेंटिंग टंगी हुई थी। डाइनिंग एरिया में 10 लोगों के बैठने की टेबल, बगल में ओपन किचन, हर तरह के टॉप द लाइन घरेलू उपकरण मौजूद थे। मैनेजर सोंग मुझे घुमाते हुए बता रहे थे, श्री, इस विला की इंटीरियर डिजाइन इंटरनेशनल टॉप डिजाइनर ने तैयार की है। सारा मटेरियल इंपोर्टेड है। सिर्फ रेनोवेशन पर ही 10 करोड़ खर्च हुए। स्विमिंग पूल, बारबेक्यू वाला प्राइवेट गार्डन है। इस एक्सट्रीम लग्जरी को महसूस कर रहा था। विला का टूर खत्म होने पर एक्सायोली ने मुझे जूस का गिलास पकड़ाया। धीरे से बोली, श्री, आपका विला कितना खूबसूरत है। अगर भविष्य में आप यहाँ रहने आते हैं, किसी भी जरूरत के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हाजिर रहूंगी। मैंने जूस लिया, उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ठीक है। एक्सायोली का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने सिर झुकाया और उसके होंठों पर मुस्कान और चमक उठी। मैनेजर सोंग एक तरफ खड़े थे, मन ही मन सोच रहे थे, भविष्य में एक्सायोली को जरूर प्रमोट करना है। उसे ही श्री ये की देखभाल की जिम्मेदारी देनी है। शायद इस तरह श्री ये के करीब जाने का मौका भी मिल जाए। तभी मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की। फोन पर एक मधुर आवाज आई। नमस्ते श्री, मैं आपकी प्राइवेट बटलर लिन वेन हूँ। भविष्य में आपके खान पान, रहन सहन, सुरक्षा जैसे सभी मामले मेरी जिम्मेदारी होंगे। क्या अभी आपके लिए कुछ व्यवस्था करनी है? अभी नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। मैंने बिना किसी लहजे के कहा, जी श्री, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लिन वैन की आवाज में आदर और मिठास थी। फोन काटने के बाद मैनेजर सोंग तुरंत बोले, श्री, बटलर लिन को हमने खास तौर पर आपके लिए चुना है। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, सालों का बटलर अनुभव, काम बहुत सावधानी और मेहनत से करती है। वो आपको बेहतरीन सर्विस देने की गारंटी है। मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। मैनेजर सोंग मेरी तरफ देख रहे थे, सावधानी से बोले, श्री, देखिए आप थक भी गए होंगे। क्या आप विला में थोड़ा आराम करना चाहेंगे? बटलर लिन लंच तैयार करेगा। सारी टॉप क्वालिटी सामग्री, पक्का आपकी पसंद के अनुसार होगा। नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। जी श्री, मैं आपको नीचे छोड़ने आता हूँ। हम सब साथ में नीचे उतरे और अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे। मेरी पॉश गैरेज के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। उसके बगल में वो कस्टमाइज मेबैक भी पार्क की गई थी। दोनों गाड़ियां साथ साथ खड़ी थी, बेहद ताकतवर दिख रही थी। मैनेजर सोंग
तुरंत मेबैग की चाबियां लेकर आया। श्रीमान, ये मेबैग की चाबियां हैं, आप संभाल लीजिए। अगर कभी पॉश न चलाना चाहें तो ये मेबैग चला लेना बहुत आराम से। मैंने चाबी लेकर जेब में रख ली और पॉश का दरवाजा खोला, गाड़ी स्टार्ट की और अंडरग्राउंड गैरेज से बाहर निकल गया। गाड़ी ईस्ट साइड 1 से बाहर निकली, चौड़ी सड़क पर चलने लगी। मैं अपने पुराने सोसाइटी के गेट पर पहुंचा। तुरंत उतरा नहीं, बल्कि फोन निकाला, उस लाखों का कैशबैक शॉपिंग मॉल ऐप को खोला, वहां के सामान ब्राउज करने लगा। लग्जरी कारें, विला, प्राइवेट जेट, टॉप ब्रांड्स, सब कुछ मौजूद था और सब कुछ सिर्फ ₹1 में। मैं फोन स्क्रीन देख रहा था, मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक उसी वक्त गाड़ी की खिड़की के बाहर एक जानी पहचानी शख्स दिखाई दी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लिन वीवी। लिन वीवी कभी मेरी दुनिया थी। 3 साल साथ रहे, एक कमरे वाले किराए के घर में रहे, सड़क के ठेलों पर खाना खाया, भविष्य के लिए मिलकर संघर्ष किया। लेकिन 6 महीने पहले उसने मुझे गरीब कहा, नाकारा कहा और एक अमीर बिजनेसमैन के साथ भाग गई। जाते जाते मेरी बेइज्जती की, कहा कि मैं जिंदगी भर लंगड़ा लुला ही रहूंगा, हमेशा गरीब ही रहूंगा। अभी वो ब्रांडेड कपड़े पहने हुई थी, हाथ में महंगा बैग, पूरी मेकअप लगाए हुए। उसके साथ एक मोटा ताजा आदमी था, शायद वही अमीर बिजनेसमैन। वो उस आदमी की बाह में बंधी हंस बोल रही थी, चेहरे पर खुशी की चमक, आंखों में घमंड और संतुष्टि साफ दिख रही थी। वे ठीक मेरी पॉश के पास से गुजरे। लिन वीवी की नजर मेरी पॉश पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी, आवाज में ईर्ष्या झलक रही थी। ओ डार्लिंग, देखो ये पॉश कितनी खूबसूरत है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। वो मोटा आदमी पॉश की तरफ घृणा से देखकर बोला, ये सिर्फ एक पॉश है, इतना हंगामा क्यों? अगली डील फाइनल होते ही तुम्हारे लिए इससे बेहतर कार लाऊंगा, इससे भी महंगी। ओह, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो डार्लिंग, लिन वीवी ने तुरंत लड़कपन दिखाते हुए कहा। उस आदमी की गोद में सिमट गई, आंखों में पूजा भाव था। मैं ये सब देख रहा था, मन में कोई हलचल नहीं हुई। और फिर लिन वीवी की नजर उसकी नजर ड्राइविंग सीट पर बैठे मुझ पर पड़ी। पहले तो वो अचंभित रह गई, फिर तुरंत उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास का भाव आ गया। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी, वही गरीब लंगूर जिसे उसने अपमानित किया था, जिसे उसने ठुकरा दिया था, आज पॉश में बैठा है। उसकी मुस्कुराहट एक पल में जम गई। उसकी आंखों में सिर्फ सदमा था, शर्मिंदगी और एक छिपी हुई पछतावे की झलक। बेसाख्ता उसने उस मोटे आदमी का हाथ छोड़ दिया। चेहरे का घमंड और अकड़न एक पल में गायब हो गई। वो पेटू मोटा आदमी लिन WIWI के बदलते हाव भाव को भाग गया। उसकी नजरों का पीछा करते हुए मेरी तरफ देखा, मेरे सस्ते कपड़े देखे और पॉश में बैठा देखकर तुरंत भौहें चढ़ा ली, घृणा भरी आवाज में, अरे छोकरे, तू कौन है? ये गाड़ी तेरी है क्या? यहाँ नाटक मत कर, तुरंत नीचे उतर, नहीं तो मैं तेरी खैर नहीं। मैं नीचे नहीं उतरा, बस उसे एक सूखी नजर से देखा और धीरे से खिड़की नीचे की, चाबी निकालकर उसके सामने हिला दी। वो पॉश की चाबी धूप में चमक रही थी, बेहद चुभने वाली चमक। उस आदमी ने चाबी देखी, उसका चेहरा तुरंत बदल गया, आंखों में सदमा और अविश्वास भर गया। होंठ कांपते हुए, तू सच में इस गाड़ी का मालिक है? मैंने उसे जवाब नहीं दिया, बस शांत भाव से लिन WIWI की तरफ देखा। सपाट स्वर में, बहुत दिन बाद। लिन WIWI का चेहरा एक पल में लाल हो गया, फिर लाल से सफेद पड़ गया। शर्म से गड़बड़ा गई, उसने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, पर कुछ सूझ नहीं रहा था, बस सिर झुकाए रही, नजरें चुराती हुई। मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में पछतावा भर गया। अगर उसने मुझे ठुकराया न होता, अगर उसने मुझे थोड़ा और वक्त दिया होता, तो आज मेरे पास बैठने वाला वही होता। उसके पास भी ऐसी लग्जरी कार और दौलत होती। पर दुनिया में कोई पछतावे की दवा नहीं है, उसका उस वक्त का फैसला आज के इस नतीजे की वजह बन गया। मैंने लिन WIWI को देखते हुए शांति से कहा, उस वक्त तूने कहा था मैं जिंदगी भर कुछ नहीं बन पाऊंगा, हमेशा एक गरीब लंगूर ही रहूंगा। अब देख लिया, मैं कुछ बनूंगा या नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं है। ये बात एक अदृश्य चाकू की तरह थी, जो लिन WIWI के पूरे बदन में चुभ गई। आंखों से आंसू छलक पड़े, रोते हुए बोली, आयश, माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मुझे तुझे ठुकराना नहीं चाहिए था, गरीबी पर इतराना नहीं चाहता था। एक और मौका दे दो, अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं मुस्कुराया, आंखों में घोर तिरस्कार था। मौका? उस वक्त जब तूने मुझे ठुकराया था, तब एक मौका देने की सोची क्यों नहीं? लिन वीवी, तू याद रखना, मैं ये माऊ तेरे मनमाने खिलौने जैसा नहीं हूँ, जिसे तू चाहे तो उठा ले, न चाहे तो कूड़ेदान में फेंक दे। तूने जब पैसे और दिखावे को चुन लिया था, अब मेरी बेरुखी पर शिकायत मत करना। गाड़ी स्टार्ट करके गेट से निकल गया। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा लिन वीवी जमीन पर गिरी हुई है और सिसक कर रो रही है। वो मोटा ताजा आदमी, वो शर्म से लाल पीला होकर वही खड़ा है। मुझे कोई तरस नहीं आया, नहीं कोई मोह रह गया। इस तरह की लालची औरत, गरीब से घृणा करने वाला, मेरे ध्यान का हकदार नहीं।